Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we are going to discuss 7th unit leveraging linguistic and computer science. So leveraging means using something to a maximum advantage, and here we are going to use linguistic means study of language. जब हम language के rules और techniques जो भी उसकी practices है उस पर study कर रहे हैं, then it is called linguistic. And why we are going to use or utilize this linguistic and computer science, so that we can enable solution for the computer so that they can understand human language. Now let's see what is linguistic. A field of study, it is a field of study that focuses on the strategic applications of linguistic principles. Linguistic principles are like semantics, means meaning of the word, syntax like rules governing the structure of the sentence, कि किस तरीके से sentence form होना है उसके लिए जो rules है that is syntax. ऐसे ही ये सारी चीज़ें लाइक फोनेटिक्स, आपने सुना होगा स्पीच का जो साउंड होता है दैट इज़ स्पीच साउंड्स आर फोनेटिक्स. सो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज कम्स अंडर द linguistic principles and practices to meet specific objectives or goals. To meet specific objective or goals, like अगर हमें मार्केटिंग में linguistic principles अप्लाई करने हैं तो मार्केटिंग या कम्युनिकेशन ये सब क्या है, गोल्स हैं, और इसके लिए जो हम जो भी प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे रिलेटेड टू लैंग्वेज, दैट विल कम अंडर द लिंग्विस्टिक. सो फ्रॉम दिस टॉपिक यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन लिंग्विस्टिक. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक. तो यहाँ से आपसे एप्लीकेशंस पूछी जा सकती है लिंग्विस्टिक की. फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ मार्केटिंग. सो ओब्वियसली मार्केटिंग करते हुए हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सो लैंग्वेज इज़ अप्लाइड देयर. सो दैट्स वाई एक जो एप्लीकेशन है लिंग्विस्टिक की दैट इज़ मार्केटिंग. नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग. थर्ड इज़ कम्युनिकेशन. तो वहाँ पे हमें रूल्स, फोनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में भी क्या रूल्स तो होते ही है जब हम सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करें. सो देयर आर रूल्स और सम प्रैक्टिसेस फॉर अप्लाइंग लैंग्वेज. सो इसमें भी क्या होगा, लिंग्विस्टिक जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है दैट विल बी अप्लाइड. सेम वे एजुकेशन में एंड देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक. हम यहाँ पे किस पे फोकस करने वाले हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. ये हमने यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ा था. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मीन्स जब कंप्यूटर या कोई भी मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को समझ रही है, इट इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट द ह्यूमन लैंग्वेज, की मतलब समझा और उसके बाद जो जनरेट हो रहा है, जो आउटपुट है वो भी नेचुरल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज के फॉर्म में है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ NLP. A branch of AI that allows computers to understand, create and manipulate human speech. ये हम देख चुके हैं, बस एक बार इनको रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को. NLP has the capability to query the data with the natural language, text or voice. So natural language में text लिखा है या voice लिखी है, it can understand that data. It is also known as language in. So यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि what is the other name for NLP. So the other name or NLP is known as language in. Next is in NLP, machines segment sentences and extract meaning from tokens of human language. So NLP कैसे वर्क करती है, NLP में क्या होता है, जो मशीन्स हैं वो क्या करती है, सेंटेंस को ब्रेक डाउन करती है इनटू स्मॉल पार्ट्स. उन पार्ट्स को हम कहते हैं टोकन्स. मीन्स एक सेंटेंस ओब्वियसली बहुत सारे वर्ड्स से मिलके बनता है, तो हर एक वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, टोकन. और उन टोकन्स को देन ह्यूमन लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स हैं उन्हें मशीन समझती है. लाइक वी हैव स्टडीड सो मैनी टाइम्स कि जो भी हमें प्रॉब्लम समझनी होती है पहले हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं. ऐसे कंप्यूटर के लिए ह्यूमन लैंग्वेज समझना या जो भी सेंटेंस ह्यूमन ने टाइप किया है उसे समझना, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ टास्क फॉर इट, चैलेंज या प्रॉब्लम. तो मशीन भी उसे क्या करती है, पहले पार्ट्स में, लाइक आपने एक पैराग्राफ दिया उसे सेंटेंस में डिवाइड करेगी, फिर हर एक सेंटेंस को जो है उसके वर्ड्स, जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेगी, उनकी मीनिंग्स आइडेंटिफाई करती है, एंड दोज वर्ड्स आर कॉल्ड tokens. Like we already know that human language is unstructured, and to deal with the messiness of the unstructured information, computers begin with one sentence at a time. और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस सेगमेंटेशन. सो दीज आर फ्यू टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं. लाइक व्हाट इज सेंटेंस सेगमेंटेशन. तो सेंटेंस सेगमेंटेशन क्या है, व्हेन कंप्यूटर इज टेकिंग वन सेंटेंस एट अ टाइम टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, या जो भी मैसेज ह्यूमन ने पास किया है मशीन को.
Next is tokens. Computer break the segmented sentence into small chunks of information that are called tokens that can be individually classified. For example, let's say this is a paragraph जो ह्यूमन ने टाइप किया है. अब ये अगर मशीन को समझना है तो पहले इस पैराग्राफ में से इट विल टेक सिंगल सेंटेंस और फिर उन सेंटेंस को फर्दर इट विल ब्रेक डाउन इनटू वर्ड्स और इन वर्ड्स को हम टोकन्स बोलते हैं. और ये जो पूरे पैराग्राफ को डिफरेंट सेंटेंस में डिवाइड कर रहा है, एक सेंटेंस एक टाइम पे ले रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस सेगमेंटेशन. तो यहाँ पे एनएलपी में मशीन कैसे वर्क करती है ये प्रोसेस भी समझाई गई है इसी terminology के through. So if the question is asked like in NLP how machines understand the sentences or the text given by human being, so you can write that first machines divide the given message into sentences, which is called sentence segmentation. It takes one sentence at a time and then further break that sentence into small pieces which are called tokens. Now next is what are the applications of NLP. तो ये again important topic है. What are the applications of NLP? ये आपने first unit में भी cover किया था. Virtual assistants like ODA, this is Oracle Digital Assistant, Siri, Cortana, Alexa, etc. Next is tools powered by NLP, means the tools which are using natural language processing. वेब सर्च, सो ओबियसली व्हेन वी टाइप अ सेंटेंस तो वो कैसे समझा जाता है, वेब सर्च से, वेब ब्राउज़र से, यूजिंग एनएलपी. नेक्स्ट इज ईमेल स्पैम फिल्टरिंग. सो how email applications decide whether the particular email is spam or not spam. उसमें जो भी कंटेंट लिखा है उसे अंडरस्टैंड करके अगर उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज है by which they identify कि ये स्पैम है या नहीं है, सो दैट रिक्वायर्स एनालाइजिंग द लैंग्वेज और टेक्स्ट रिटन इन दैट मेल. तो वो कैसे होता है, एनएलपी के थ्रू. नेक्स्ट इज ऑटो ट्रांसलेट टेक्स्ट और स्पीच. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट समराइजेशन. सो आपने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया और उसकी समरी, जो भी टेक्स्ट समरी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर है, और वो किसके थ्रू हो रहा है, अगेन एनएलपी टेक्नोलॉजी के थ्रू. नेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस. सो ये सारे टर्म्स हम पहले वाले यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं. सेंटिमेंट एनालिसिस मींस व्हेन वी सी कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव फीलिंग्स है, मींस उसमें किस टाइप का टेक्स्ट है, वेदर पॉजिटिव फीलिंग वाला है या नेगेटिव टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके मूड को या उसकी फीलिंग्स को. नेक्स्ट इज ग्रामर स्पेल चेकिंग. सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमें टेक्स्ट एनालाइज करना होगा. सो अगेन एनएलपी इज यूज्ड हियर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाई मशीन्स रिक्वायर NLP टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी फॉर्म हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाई मशीन्स रिक्वायर NLP टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. So first, we already know that understanding human language is difficult because it is unstructured and people have different accents, dialects. So understanding human language, sometimes even we know human language from a long time. मतलब हम humans हैं और हम अपनी language को इतने टाइम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वर्ड्स नहीं समझ पाते हैं. Human language is incredibly complex, full of strange expressions. So even facial expressions, sign language, ये भी किस में आता है, ह्यूमन लैंग्वेज में आती है. तो हम साइन लैंग्वेज, अगर हमारे सामने कोई साइन लैंग्वेज यूज़ करेगा तो हमें नहीं समझ में आएगी. दैट सीम टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. मेटाफर्स दैट रिक्वायर कल्चरल नॉलेज टू अंडरस्टैंड. सो ऐसे बहुत सारे मेटाफर्स होते हैं जो हमें उस पर्टिकुलर कल्चर के जो भी वर्ड्स हैं हमें समझने के लिए क्या होता है, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए. एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट समटाइम्स टर्न सिंपल आइडियाज़ इनटू टंग ट्विस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस लिखा है शी इज़ सीइंग द सी, तो इसको अगर हम बोलेंगे शी इज़ सीइंग द सी, तो हो सकता है जब हम इसको कंटिन्यूसली मतलब बार बार रिपीटेडली बोलें तो ये क्या बन जाएगा, एक टंग ट्विस्टर. तो ऐसे बहुत सारे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस होते हैं जिनको बोलने में डिफ़िकल्टी होती है. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन लैंग्वेज इज़ अनस्ट्रक्चर्ड. सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट वाई मशीन्स रिक्वायर NLP टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. नाउ देयर आर फ्यू मोर टर्म्स जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे टू अंडरस्टैंड द चैट बॉट. सो लेट्स सी दीज वर्ड्स लाइक एंटिटी. एंटिटी क्या होता है, एक नाउन रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, प्लेस, थिंग. सो एंटिटीज़ आर बेसिकली अ नाउन, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो. इट इज़ नॉट एन एडजेक्टिव. तो ये हमें याद रखना है कि एंटिटी कोई भी एडजेक्टिव, वर्ब या कोई आर्टिकल नहीं है. तो अगर हमें सेंटेंस में से एंटिटी फाइंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये वाली बात की शी इज़ सीइंग द सी, तो यहाँ पे सी जो है वो भी एक एंटिटी है, बाकी इसमें से कुछ भी एंटिटी नहीं है. तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन विल बी द एंटिटी. नेक्स्ट इज़
A relationship is a group of two or more entities that have a strong connection to one another. So basically यहाँ पे वैसे she भी जो है हमें पता है वैसे प्रोनाउन है, बट हम फिर भी स्टिल इसको एक एंटिटी ले सकते हैं. बट अगर ये किसी का नेम होता है, लेट्स से सीमा, तो यहाँ पे ये एंटिटी होते हैं, दो एंटिटी सीमा एंड सी. नाउ रिलेशनशिप, जब दो एंटिटी के बीच में कनेक्शन है तो उसे हम उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप. तो जैसे यहाँ पे सीमा और सी जो है इनके बीच में रिलेशनशिप है कि सीमा सी को देख रही है. सो हेयर देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़, और इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस की मीनिंग को फाइंड कर सकते हैं. मशीन कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यूजिंग द एंटिटीज़. नेक्स्ट इज मशीन यूजेज NLP टू आइडेंटिफाई दिस रिलेशनशिप. तो मशीन रिलेशनशिप और एंटिटी जो भी फाइंड करना है इसके लिए क्या यूज़ करती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. So this is another reason that why NLP is used by machines. So one reason was that human language is complex, unstructured, and another reason is that it needs NLP to identify the relationship between the entities. Now next is dialogue. Dialogue क्या होता है, एक flow chart होता है. It is an if-then tree structure, means it will be in the form of tree that illustrate how a machine will respond to user intent, means user का जो purpose है contact करने का to the chatbot. ये concept जो है ये chatbot का concept है dialogue. So whenever you create chatbots तो वहाँ पे आपको concept दिखेगा dialogue का. So what happens in this dialogue, एक flow chart बनता है. अगर यूज़र ने कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया है तो उसका पॉसिबल रिप्लाई क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड डायलॉग. नाउ इट मे हैपन कि यूज़र का पर्पस सेम हो, इंटेंट सेम हो, बट उसका पूछने के लिए उस जो भी पर्पस है उसके लिए उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है. लाइक अगर हमें बोलना है कि व्हेन द स्कूल विल रीओपन, तो हम ये पूछ सकते हैं कि एट व्हाट टाइम स्कूल विल ओपन, या फिर व्हेन स्कूल विल ओपन. तो 3-4 टाइप के स्टेटमेंट सेम पर्पस के लिए, सेम इंटेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं. अब इन सारे जो भी डिफरेंट स्टेटमेंट है उनके लिए रिप्लाई तो ऑब्वियसली एक ही होगा कि इट विल ओपन टुमारो एट 9 AM या 8 AM. सो यूज़र्स के डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए जो भी मशीन का रिप्लाई है दैट इज़ कॉल्ड डायलॉग. सो अ डायलॉग इज़ व्हाट मशीन्स रिप्लाइज आफ्टर अ ह्यूमन आस्क्स अ क्वेश्चन. It represents each possible word or phrase a user might enter, the missed response for the chatbot, and the many possible subsequent replies a user might take next. So ये पूरा जो है एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा इफ़ देन, कि अगर यूज़र ने इफ़ यूज़र आस्क्ड दिस तो उसका रिप्लाई क्या होगा, अगर यूज़र ने ये पूछा तो उसके बाद उसे क्या रिप्लाई करना है. तो ये चैटबॉट का एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायलॉग. नाउ देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, इमोशन डिटेक्शन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस. ये NLP से रिलेटेड टर्म्स हैं. NLP में जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें जो है इस टेक्निक से दो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक इमोशन डिटेक्शन एंड अनदर इज सेंटिमेंट एनालिसिस. सो व्हाट इज इमोशन डिटेक्शन? आइडेंटिफाइज डिस्टिंक्ट ह्यूमन इमोशन टाइप्स, वेदर इट इज़ हेट्रेड, वेदर इट इज़ लव और लाइक, मतलब डिफरेंट जो भी इमोशंस हैं दैट विल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग इमोशन डिटेक्शन. सेंटिमेंट एनालिसिस से ये जो स्ट्रेंथ है इमोशन की ये कितनी है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड. नेक्स्ट, इमोशन डिटेक्शन के एग्जाम्पल, डिटरमाइनिंग इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ एंगर, हैप्पीनेस. सो ये टाइप के इमोशन क्या हो सकते हैं, डिटेक्ट हो सकते हैं. एंड एग्जाम्पल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस, असेसिंग इफ़ द डेटा इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. सो यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ये हम असेस कर सकते हैं यूजिंग सेंटिमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट, यूज़ केसेस, एनालाइजिंग यूज़र रेटिंग, कमेंट्स इन सर्वे. तो नॉर्मली अगर हमें यूज़र रेटिंग को एनालाइज करना है, कमेंट इन सर्वेज को एनालाइज करना है, देन इमोशन डिटेक्शन इज़ यूज्ड. एंड रीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट, कस्टमर सर्विस चैट, इसके लिए हम सेंटिमेंट एनालिसिस यूज़ करते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन इमोशन डिटेक्शन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस. सो आपको यहाँ से 2 डिफरेंसेस या 4 डिफरेंसेस तो पता होने चाहिए, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4. नेक्स्ट, AI ट्रेनिंग. तो इसके लिए इमोशन डिटेक्शन के लिए हम AI ट्रेनिंग में व्हाट डेटा और व्हाट कैन बी गिवन टू द AI मशीन. इट कैन बी ट्रेन टू क्लासीफाई इमोशन. तो उसको ऐसा डेटा प्रोवाइड करना है जिससे कि वो क्या कर सके, इमोशन को क्लासीफाई कर सके. एंड इन सेंटिमेंट एनालिसिस इट यूजेज अ स्लाइडिंग स्केल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो ये एक टूल है
जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द डेटा इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट इज पर्पस, आइडेंटिफाइंग इमोशनल टोकन्स टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ से हम जो है इमोशनल टोकन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है। जबकि अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करें तो असेसिंग द ओवरऑल टोन और सेंटिमेंट ऑफ द टेक्स्ट डेटा, तो ये एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में या टोकन के बारे में नहीं बात करता है, ये ओवरऑल टोन या सेंटिमेंट के बारे में बात करता है कि ये जो टेक्स्ट डेटा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट इज चैटबॉट्स। ये आपको पहले से ही पता है कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यू कैन से कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विच आर डिज़ाइन टू सिमुलेट कन्वर्सेशन विद ह्यूमन यूजर्स। सो आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं विद दीज चैटबॉट्स टिपिकली थ्रू टेक्स्ट बेस, आइदर यूजिंग टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस। दे यूज़ AI, NLP and machine learning techniques to understand user queries and provide appropriate responses. So अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे कि मशीन लर्निंग टेक्निक्स लाइक सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट और AI टेक्निक्स, AI के पार्ट्स ही हैं ये NLP, मशीन लर्निंग। सो ये सारी चीज़ें यूज़ करके दे गिव रिस्पॉन्स टू द यूजर्स। Now there are two types of chatbots, rule based and AI powered chatbots. रूल बेस्ड मीन्स जिसमें पहले से ही हमने प्री डिफाइंड रूल्स मीन्स प्रोग्रामिंग की होगी, डिसीजन ट्रीज बनाए होंगे मीन्स डायलॉग्स बनाए होंगे कि अगर यूज़र ने ये आपको क्वेश्चन पूछा है या ये मैसेज भेजा है तो आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, वो फिक्स्ड रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही आपको रिप्लाई करते हैं। फॉलो प्रोग्राम्ड रूल्स टू रिस्पॉन्ड टू यूज़र इनपुट। सो इस टाइप के चैटबॉट्स को हम क्या बोलते हैं, रूल बेस्ड चैटबॉट्स। Next, AI powered chatbots utilize NLP and machine learning algorithms. Machine learning algorithms से क्या करेंगे, वो based on the data वो क्या करेंगे, खुद से learn करेंगे चीज़ें। Also known as chat agents or virtual assistants like Siri, Alexa, these all are AI powered chatbots. Next is advantages. It is easy to develop and maintain. Obviously ये rule based है तो हम easily से develop कर सकते हैं and we can maintain. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट आंसर्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। सो हमें पता है कि ये क्वेश्चन होगा तो ये आंसर होगा, सो द आंसर्स विल बी कंसिस्टेंट और सेम विल बी फॉर ऑल द यूजर्स, द आंसर्स विल बी सेम। नाउ नेक्स्ट AI powered chatbots, they are available 24/7 for immediate and consistent support, offer personalized interaction based on user preferences and history. So based on the historical data and user preferences, they provide personalized interactions, improve efficiency and cost saving by automating tasks and reducing service cost. तो इन्हें मेंटेनेंस कॉस्ट और इनके अपडेशन में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती एंड दे आर हैविंग इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रूल बेस्ड चैटबॉट्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो डिफाइन आ सकता है या फिर डिफरेंशिएट आ सकता है बिटवीन रूल बेस्ड चैटबॉट्स एंड AI पावर्ड चैटबॉट्स। तो यहाँ से आपको 2-3 डिफरेंसेस यू शुड नो। लिमिटेशन, स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। सो अगर यूज़र ने कुछ नया क्वेश्चन पूछ लिया या कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लिया, देन दे विल हैव स्ट्रगल टू आंसर। Next, unable to adapt to situations beyond programmed rules. So obviously it will be a limitation. Now, limitation for chatbots which are AI powered. High development cost and resource requirement. So people will be required, high skilled programmers will be required for making such chatbots, and development cost will be high. प्रोन टू बायसेस फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। तो ये हमने पढ़ा है कि AI में क्या हो सकता है, बायसेस हो सकता है, मे बी ट्रेनिंग डेटा में बायसेस हो या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में प्रोग्रामर्स की तरफ से बायस हो, एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज एथिकल कंसिडरेशंस रिगार्डिंग प्राइवेसी, मैनिपुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़। तो हो सकता है जो आपका चैटबॉट हो वो आपकी बातें सुन रहा हो, रिकॉर्ड कर रहा हो, आपके डेटा को मैनिपुलेट करे बेस्ड ऑन द बायसेस, एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ AI powered chatbot. Next is customer service tasks like answering common questions and providing order updates. These can be done through rule based chatbots. नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग, जहाँ पर डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो ऐसे में आपको AI पावर्ड चैटबॉट्स चाहिए होगा। फाइनेंस एंड बैंकिंग, यहाँ पे भी चीज़ें अपडेट होती रहती है, यूज़र डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, देन यू रिक्वायर AI पावर्ड चैटबॉट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ चैटबॉट। तो अगर हम चैटबॉट को देखें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं चैटबॉट्स में, वन इज़ फ्रंट एंड अनदर इज़ बैक एंड। फ्रंट एंड मीन्स
the machine, the software through which you are dealing. Like front end serves as the messaging channel through which user interacts, providing a user friendly interface. तो अगर हम किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट देखें तो जो डिवाइस है वर्चुअल असिस्टेंट जिससे आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं वो फ्रंट एंड है. नाउ इट इज़ हैविंग सम लिमिटेशन दैट इट मे लैक कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग इट might struggle to grasp the full meaning or context of user message beyond the immediate input. बिकॉज फ्रंट एंड में आप ज़्यादा डेटा नहीं स्टोर कर सकते, उसके लिए बैक एंड होता है. सारा जो भी डेटाबेस है वो आपका बैक एंड में होता है. तो ऑब्वियसली फ्रंट एंड में क्या होगा, अगर यूज़र ने क्वेश्चंस पूछे तो हो सकता है कि उसको समझ में ना आए, बिकॉज दैन इट हैज़ टू टेक द हेल्प फ्रॉम द बैक एंड, जहाँ पे सारा लॉजिक जो है एक्सप्लेन्ड है. बैक एंड वेयर द हार्ड वर्क टेक्स प्लेस. Backend operates application logic and has enough memory to remember earlier parts of conversation as dialogue continues. So obviously front end जो है वो यूज़र से इंटरेक्शन के लिए है, तो इसके पास लिमिटेड मेमोरी होती है और सारी जो भी आपकी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसमें नहीं होते, दैट इज़ इन बैकएंड. तो ये इससे ओब्वियसली हेल्प लेके कैन इंटरेक्ट विद द यूज़र्स. नाउ नेक्स्ट इज़ फेजेस ऑफ NLP. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में देयर आर डिफरेंट फेजेस जिसके थ्रू मशीन्स जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझती हैं. सो फर्स्ट फेज इज़ लेक्सिकल. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक व्हाट आर डिफरेंट फेजेस ऑफ NLP. सो यू शुड नो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ NLP: लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस, डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन एंड प्रैग्मेटिक एनालिसिस. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ लेक्सिकल एनालिसिस. लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करता है, जो NLP है वो आपके सेंटेंसेस को डिफरेंट वर्ड्स में ब्रेक करता है, दैट आर कॉल्ड टोकन्स. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, और फिर उन वर्ड्स की मीनिंग आइडेंटिफाई करता है. इट ब्रेक डाउन्स द टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ, फ्रेजेस एंड वर्ड्स, जिसको हम अभी सेंटेंस सेगमेंटेशन और टोकन्स हमने पढ़ा था. सो दैट पार्ट कम्स इन लेक्सिकल एनालिसिस. Lexical normalization techniques like stemming and lemmatization are commonly used to reduce words to their base forms. So जब हमने सेंटेंस को टोकन्स में ब्रेक कर लिया तो अब हम उन टोकन्स की क्या करते हैं, मीनिंग आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बीच में रिलेशंस आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या एंटिटी है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. सो स्टैमिंग रिड्यूसेस वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म. लाइक आपने यहाँ पे रिमूविंग लिखा है तो रिमूविंग का बेस फॉर्म क्या होगा, रिमूव. सो ये क्या करता है, किसी भी वर्ड को उसके रूट फॉर्म या बेस फॉर्म में लाता है बाय रिमूविंग द सफिक्सेस लाइक ING, LY, ES एंड S. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड्स लिखा है तो इसका बेस फॉर्म या रूट फॉर्म क्या होगा, वर्ड. सो दिस इज़ कॉल्ड स्टैमिंग. एंड लेमेटाइजेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैमिंग एंड लेमेटाइजेशन, या फिर लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, या फिर सारी जो भी NLP की फेजेस हैं वो एक्सप्लेन करने को. सो यू शुड नो ऑल दीज टर्म्स. लेमेटाइजेशन रिड्यूसेस वर्ड्स टू देयर डिक्शनरी फॉर्म. तो पहले क्या होगा, उसमें भी स्टैमिंग होती है कि डिक्शनरी फॉर्म में जो है उसे रिड्यूस किया जाता है और फिर उसको किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच, कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर करके हम उसको क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी फॉर्म में ला रहे हैं और बेसिकली उसकी मीनिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पैराग्राफ. तो वो वर्ड जो है उस सेंटेंस में उसकी मीनिंग क्या है, उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग क्या है, दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड दैट इज़ कॉल्ड लेमेटाइजेशन. नेक्स्ट इज syntactical analysis. So syntactical analysis means related to syntax. Syntax means rule governing the formation of sentences. So it used to check grammar. तो grammar आपकी sentence में सही है या नहीं, या word layouts are proper, word relationships are proper or not, correct or not. These are identified in syntactical analysis. For example, Mumbai travels to the Anuj. So ये sentence क्या syntactically wrong है. Line Mumbai travels to Anuj makes no sense. Hence it is rejected by syntactic analyzer. Syntactical parsing is the analysis of words in sentence for grammar. So यहाँ पे एक concept है syntactical parsing. ये क्या होता है, जब हम words को analyze कर रहे हैं for grammatical error की whether grammatically they are correct or not. Dependency, grammar and part of speech tags are significant syntactic elements. So part of speech tags means जो particular word है, like यहाँ पे मुंबई है ये noun है, ऐसी अनुज भी क्या है आपका नाउन है. सो ये क्या है, इनके पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स हैं. ट्रेवल्स इज वर्ब, टू इज प्रपोजिशन. सो दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंटैक्टिकल एनालिसिस.
नाउ नेक्स्ट इज सिमेंटिक एनालिसिस। सो हमने सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस में सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक करके उन वर्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया, उनकी मीनिंग आइडेंटिफाई की। देन नेक्स्ट वाज सिंटैक्टिकल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, उनकी स्पेलिंग सही है, सही स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड है, रूल्स आर फॉलोड और नॉट, ग्रामेटिकल रूल्स आर फॉलोड और नॉट। नाउ द नेक्स्ट phase is semantic analysis, which aims to understand the various meanings conveyed by a sentence in a clear and contextually appropriate manner. So अब हम देखते हैं कि जो भी वर्ड्स हैं उनकी जो भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, क्या वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी इसकी करेक्ट मीनिंग है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। इट एक्सट्रैक्ट्स रेलिवेंट इंसाइट्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू कॉम्प्रीहेंड इट्स इंटेंडेड मैसेज। सो अब हम क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस से क्या रेलिवेंट मीनिंग जनरेट हो रही है, क्या इंसाइट जनरेट हो रहा है, दैट इज़ आइडेंटिफाइड। सो सिमेंटिक एनालिसिस में क्या हो रहा है कि सेंटेंस की जो भी मीनिंग्स निकल रही हैं डिफरेंट वो हम फाइंड कर रहे हैं और उनसे जो भी इंसाइट्स जनरेट हो रहे हैं, रेलिवेंट इंसाइट्स, वो हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इज सिमेंटिक एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट और वर्ड बेस्ड ऑन प्रिसीडिंग सेंटेंसेज और वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस स्टेटमेंट की मीनिंग फाइंड की तो बहुत सारी मीनिंग्स फाइंड हो रही थी इस स्टेटमेंट की। सो व्हाट वी आर गोइंग टू चेक कि इससे पहले वाले या इसके बाद वाले स्टेटमेंट्स क्या हैं और उनके रेफरेंस में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की मीनिंग क्या बन रही है, कौन सी मीनिंग सेलेक्ट होगी। वेरियस मीनिंग्स वी हैव सेलेक्टेड ड्यूरिंग सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में एक सेंटेंस की बहुत सारी हमने मीनिंग जो भी बन सकती थी, रेलिवेंट मीनिंग्स, वो फाइंड की, फिर उसको रिलेट कर रहे हैं बाकी उसके आसपास वाले सेंटेंस से कि हम उस सेंटेंस की करेक्ट मीनिंग फाइंड कर सकें, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स इंटीग्रेशन. It helps interpret in references like pronouns and proper nouns by identifying their connections with earlier parts of the conversation. Now next is pragmatic analysis. So pragmatic analysis means the study of meanings in a particular language. So हो सकता है कि जो हमने meaning of the sentence फाइंड की है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसकी डिफरेंट मीनिंग हो। सो यहाँ पे हम मीनिंग किसके टर्म्स में फाइंड कर रहे हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज के, या जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके रेफरेंस को देखते हुए, उनको देखते हुए भी क्या हो सकता है, डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं। सो हु सेड टू हुम, इस टाइप की चीज़ें हम रेफ़र करके अगर मीनिंग फाइंड कर रहे हैं सेंटेंस की या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, लाइक लेट्स से कि हम कुछ साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो साइन लैंग्वेज में किसी हैंड मूवमेंट की डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है। सो दैट इज़ कॉल्ड pragmatic analysis. It recognizes how individuals communicate with one another, the context in which they are speaking, and many other factors are included in pragmatic analysis. Now the last topic, applications of NLP. ये आपको पता ही है, sentiment analysis की देखना कि text is positive, negative और neutral. Next is voice assistant. We already know कि जो Siri हैं और different voice assistant हैं, Google Assistant हैं, तो ये क्या करते हैं, they use NLP for understanding human message as well as replying them in the human language. Next, email filtering, ये अभी हमने देखा था, spam और not spam, this we have already discussed. Next is document analysis. So document analysis में जो भी content है, जो भी data है, उसको read करके the machine is going to inform or going to take informed decisions for the humans, या फिर ये बता सकते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, मीन्स इट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिसीजन बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट कंटेंट, उसको एनालाइज करके. नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटिक समराइजेशन. तो आप अगेन कोई डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी समरी आपको मशीन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ द NLP. नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू सी द बुक, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, और इसमें एक बस आपको चैटबॉट क्रिएट करना सिखाया है यूजिंग गूगल डायलॉग फ्लो, बॉटसीफाई एंड बॉटप्रेस. इसके लिए तो आपको प्रीमियम अकाउंट बनाना है, पेड अकाउंट बनाना है, बट गूगल डायलॉग फ्लो इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बाय वॉचिंग दिस वीडियो. हाउएवर इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है. और फिर यहाँ पे ये आपको जो प्रोग्रामिंग कोर्स दिए हैं ये एडवांस लर्नर्स के लिए, तो एडवांस लर्नर से भी जो क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में. अगेन देयर इज़ अ एडवांस लर्निंग code which is for creating a simple rule based
चैटबॉट जिसमें आपका इफ़ एलिफ एल्स वाले कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। एंड इन दिस चैप्टर ओनली दीज मैनी टॉपिक्स आर गिवन। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, अब इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। बट स्टिल इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द प्रोग्राम्स ऑल्सो, द लास्ट 2 प्रोग्राम्स, या और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वो 2 प्रोग्राम एक्सप्लेन करने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन द last 2 programs which are for advanced learner. Then I'm going to make a separate video on that for the explanation of those 2 programs or any doubts which you are having. सो आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको यूनिट 7 समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।